हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां लास्ट लेक्चर में हमने आप लोग को छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि किसी सेल की इलेक्ट्रोड की रिएक्शन कैसे लिखते हैं और कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, यानी नस्ट इक्वेशन के बारे में बताया था। तो चलिए एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू इन सभी कंसेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने सीखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इस क्वेश्चन में हमने कोशिश की है कि इतने पार्ट्स रखें कि जितनी हमने अब तक कंसेप्ट सीख ली है वो सारी रिवाइज कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, स्टेट बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन ए गैल्वेनिक सेल कॉपर एंड सिल्वर द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर। ये बात नहीं भी बताते तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है, करंट हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होती है। फाइन, आंसर द फॉलोइंग। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर एक को पढ़ के बताना ठीक नहीं होगा, एक एक पढ़ते हैं और करते जाते हैं। चलिए, तो विच इज़ एनोड, हमने आपको ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में, लास्ट लेक्चर्स में सिखाया हुआ है कि एज पर आईपीएसी कन्वेंशन जब हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड रखते हैं, उसको एनोड कहते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ दी थी, इफ़ यू कैन रिकॉल, लोन दिया था। लोन कभी भूलना नहीं चाहिए, राइट, यू शुड रिमेंबर दिस। तो एनोड जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड हो गया कॉपर एनोड की तरह काम करेगा और सिल्वर कैथोड की तरह काम करेगा। और वैसे भी कॉपर और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में कॉपर हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर आयन हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू कॉपर आयन। तो कॉपर सिल्वर के कॉम्बो में हमेशा कॉपर एक एनोड की तरह काम करेगा। फाइन, विच इज कैथोड, ऑब्वियस सी बात है सिल्वर। विच रिएक्शन हैपेंस एट एनोड, ये किसको नहीं पता है, ये हम सबको पता है। लोन फिर से याद करिए, लोन को हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो विच रिएक्शन हैपेंस एट एनोड, अगर मुझे लिखना हो तो आई वुड राइट इट लाइक दिस कि कॉपर चेंजिंग इनटू कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट एनोड। ऐसे बोला है विच रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट कैथोड, रिडक्शन रिएक्शन। तो आप बता सकते हैं क्या रिएक्शन होगी, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag, राइट। तो इस तरह से सिल्वर आयन का रिडक्शन होगा तो कैथोड पे होगा, कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा यानी एनोड का खुद का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। यहां तक पहुंच गए। विच इलेक्ट्रोड लूजेस मास, जिस मेटल की रॉड का ऑक्सीडेशन होगा जिसमें से आयन निकल के सॉल्यूशन में फ्लो होंगे उसका मास में कमी आएगी। हमेशा अगर मेटल के कॉम्बो बने हुए हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो हमेशा एनोड का मास कम होता है, कैथोड का मास बढ़ता है, बिकॉज एनोड से मेटल आयन डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूशन में एंड कैथोड पे मेटल आयन डिपॉजिट होते हैं। तो जहां डिपॉजिशन होगा वहां पे मास बढ़ेगा, जहां पे आयनाइजेशन होकर के सॉल्यूशन में फ्लो होगा मेटल की रॉड से वहां पे रिडक्शन होगा, राइट। तो एनोड का मास का लॉस होगा यानी कॉपर इलेक्ट्रोड के मास में कमी आएगी एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड के मास में इंक्रीज होगा, राइट। तो चलो इतने पार्ट फटाफट हो गए, इजी क्वेश्चन था। राइट द सेल रिएक्शन, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन कॉपर का ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन सिल्वर प्लस का सिल्वर में रिडक्शन। अभी इन दोनों को ऐड कर दें तो सेल रिएक्शन बन जाएगी, लेकिन ऐड करने से पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस चेंजिंग इनटू कॉपर आयन प्लस 2 Ag। दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट सेल रिएक्शन जो बताता है कि कॉपर ने सिल्वर आयन को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया या उसको रिड्यूस कर दिया। विच मेटल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है, जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता है वही इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी कॉपर विल लूज इलेक्ट्रॉन, कॉपर हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मोर रिएक्टिव मेटल, जो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सिल्वर और कॉपर में कंपेयर करेंगे तो कॉपर हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव। कॉपर हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऑलरेडी थियरी में पढ़ चुके हैं। सॉल्ट ब्रिज का बेसिक फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना दोनों हाफ सेल के अंदर। इसके अलावा कहीं लिक्विड लिक्विड जंक्शन होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको अवॉइड करना। क्लियर?
What happens to the electrode potential if the reaction is multiplied by a constant number? कोई भी इलेक्ट्रोड इसमें से उठा लीजिए, जस्ट हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लेता हूं, अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो कुछ इस तरह से आएगी। तो अगर मैं E लिखूं, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको प्लस करके इसको ऊपर ले लिया, नेक्स्ट इक्वेशन लगाया। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ट्वाइस Cu2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू ट्वाइस कॉपर। अगर इसका E लिखूंगा, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन 4, दिस टाइम 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कॉपर आयन का अब कोफिशिएंट 2 हो गया, 2 आ जाएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन 4 इंटू 2 लॉग कॉपर आयन, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉपर आयन, सेम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अगर हम किसी रिएक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, इसे याद रखना। इवन अगर आप सेल रिएक्शन को भी किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके ईएमएफ पे या सेल पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हम 2 या उससे अधिक रिएक्शन को कंबाइन कर दें तो जो नेट रिएक्शन आती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अगर 2 रिएक्शंस ऐसी हों कि एक ऑक्सीडेशन हो एक रिडक्शन हो, तो ऐसे 2 रिएक्शंस को तो हम क्लब करके एक सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन होगा एक रिडक्शन होगा तो उसको हम क्लब करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके एक नेट रिएक्शन एज अ सेल रिएक्शन निकाल सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो नेट सेल पोटेंशियल होता है दैट इज गोइंग टू बी ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। बट कभी ऐसा हो जाए कि एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा भी ऑक्सीडेशन है और दोनों को ऐड कर दिया तो तीसरा भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनेगा। अब उस केस में हम ऐड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे रिएक्शंस में किस तरह से नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलने वाले रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखने जा रहे हैं। तो अब पार्ट ए में मैं ऐसे मान लेता हूँ, when one reaction is oxidation and other reaction is reduction and other reaction is reduction। जैसे मेरे पास कोई मेटल A है, ये ऑक्सीडाइज होकर के कैटायन में जा रहा है एंड दूसरा कोई मेटल B है जो रिड्यूस होकर के करेस्पॉन्डिंग मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो E नॉट है और इसका जो रिडक्शन E1 नॉट, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको E2 नॉट मान लेता हूँ। तो जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी कैन take these 2 reactions like the 2 reactions taking place at the 2 terminals of a cell। ये ऑक्सीडेशन वाले टर्मिनल का हाफ रिएक्शन हो गया, ये रिडक्शन वाले टर्मिनल का हाफ रिएक्शन हो गया। और यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2A प्लस B2 प्लस चेंजिंग इनटू 2A प्लस B, ये नेट रिएक्शन आ गई। और आप जानते हो इस केस में मैं बता चुका हूँ कि E नेट होगा E1 नॉट प्लस E2 नॉट, E नॉट नेट, E नॉट ऑफ नेट सेल रिएक्शन इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। और ये बात लास्ट सेक्शन में मैं समझा चुका हूँ कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को यदि आप किसी कांस्टेंट नंबर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करने से ये चेंज नहीं हुआ, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब भी कभी एक ऑक्सीडेशन हो एक रिडक्शन हो तो ऑब्वियस बात है जब दोनों को आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन विल एक्ट लाइक अ सेल रिएक्शन एंड ऐसी सिचुएशन में ई सेल इज ऑलवेज गोइंग टू बी E1 प्लस E2 और E नॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आता है, यहाँ इजिली हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो part B, if 2 oxidation or 2 reduction reactions are added,
तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, किस तरह से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। लाइक मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है Fe सॉलिड चेंजिंग इनटू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मान लीजिए E की वैल्यू है लेट्स से E1 नॉट, E नॉट की वैल्यू, और देन Fe2 प्लस चेंजिंग इनटू Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है E नॉट इज इक्वल टू E2 नॉट। अब जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे एक नेट रिएक्शन ऐसी मिल गई Fe सॉलिड चेंजिंग इनटू Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन चेक कि थर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज द कॉम्बो ऑफ द टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऐसी सिचुएशन में मैं E इक्वल E1 प्लस E2 नहीं लिख सकता, और वैसे भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता तो हम रिएक्शन को ऐड करने के साथ साथ हर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर डेल्टा H होता तो डेल्टा H नेट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस H2, डेल्टा H2 लिख सकते थे। ऐसे डेल्टा G नेट निकालना होता तो उसके साथ भी कर सकते थे, लेकिन E के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक E नॉट के करस्पॉन्डिंग डेल्टा G नॉट निकाल लेंगे, और हम डेल्टा G नॉट पे तो ऐसा लिख ही सकते हैं ना कि डेल्टा G नॉट नेट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। तो ये काम करते हैं, डेल्टा G1 नॉट कैन बी रिटन एज माइनस NFE नॉट होता है फार्मूला 2 इंटू F इंटू E1 नॉट। ऐसे डेल्टा G नॉट कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू F इंटू E2 नॉट, राइट। एंड जो लास्ट रिएक्शन नेट है उसका डेल्टा G नॉट मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 इंटू F इंटू E नॉट। E नॉट मुझे निकालना है, एंड क्योंकि डेल्टा G एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है मैं डेल्टा G नेट को लिख सकता हूँ डेल्टा G नॉट नेट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। तो माइनस 3 इंटू F इंटू E नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू F इंटू E1 नॉट माइनस 1 इंटू F इंटू E2 नॉट। तो ये फाइनली आ जाएगा E नॉट इज इक्वल टू 2 E1 नॉट प्लस 1 इंटू E2 नॉट डिवाइडेड बाई 3 यानी 2 प्लस 1। तो क्या मैं इन जनरल ऐसे लिख दूं, इन जनरल E net is equal to E net for the combination of two reactions is equal to N1 E1 plus N2 E2 divided by N1 plus N2। ऐसे तीन रिएक्शन होगी, तीनों ऑक्सीडेशन होगी या तीनों रिडक्शन होगी, तो एक टर्म और आ जाएगा N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। बट रिमेंबर दिस कंसेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर अ सेल, क्योंकि वहाँ पे एक रिडक्शन होता है एक ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और वहाँ पे N1 N2 होंगे बराबर जब आप ऐड करोगे, तो एक में प्लस साइन आएगा एक में माइनस साइन आएगा, तो नीचे आ जाएगा 0। तो कभी भी एग्जैक्टली सेम फार्मूला हम लोग ऐसे केसेस में नहीं लगा सकते जहाँ पे एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और दूसरा रिएक्शन रिडक्शन है और दोनों को ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, तो उस केस में ये फार्मूला वैलिड नहीं है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन करके देखो। तो इस डायग्राम के अंदर MnO4 माइनस में मैग्नीज की अलग अलग ऑक्सीडेशन को स्टेप्स में कन्वर्ट किया है, रिड्यूस किया है, फाइनली +7 से +2 तक ले गए हैं, और बीच बीच में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के रेस्पेक्ट में इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज भी दी हुई हैं और इनके नेट को पूछा है, जैसे E1 नॉट ये हो गया, E2 नॉट ये हो गया। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पे +6 है, तो +7 से +6 में गया, N1 की वैल्यू 1 हो गई, एंड यहाँ पे +4 है तो +6 से +4 में गया। आई थिंक आप लोग को पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, N2 की वैल्यू 2 हो गई। देन MnO2 को Mn3+ में कन्वर्ट किया तो अगेन N3 की वैल्यू 1 हो गई, एंड Mn3 को Mn2 में कन्वर्ट किया, अगेन N4 की वैल्यू 1 हो गई। अब अपने को इस कॉम्बो का निकालना है, इस कॉम्बो का निकालना है, तो अब मैं दोनों फॉर्म के लिए अलग अलग फार्मूला लगाऊंगा, N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N1 प्लस N2, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे E1 नॉट को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 0.558 प्लस 2 इंटू 2.26 डिवाइडेड बाई 1 plus 2, this comes out to be 1.679 volt, right। ऐसे जब आप E2 नॉट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.95 प्लस 1 इंटू 1.542 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी 1.224 वोल्ट।
ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स दी हुई हो, दो रिडक्शन रिएक्शन से, यहाँ पे अलग अलग लिखने की बजाय मैंने सीधा फार्मूला लगा दिया है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन, और दोनों को क्लब करके ये नेट रिडक्शन हो गया। तो आई कैन अप्लाई दैट फार्मूला N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N1 प्लस N2। फाइन। तो आइए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। इस प्रॉब्लम में मैंने फिर से MnO4 माइनस का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है इस प्रॉब्लम के अंदर। देखिए यहाँ पे मुझे E0 MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस दिया है। आपको पता है कि जब ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 में जाएगा तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो जाएगा, एंड MnO2 से Mn+2 यहाँ पे +4 होता है मैग्नीज, यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली ये दोनों दिया है और निकालना है, मतलब मैं इसको लिख लेता हूँ रिएक्शन की तरह, आधी रिएक्शन MnO4 माइनस विल टेक अप 5 इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस। पूरी रिएक्शन नहीं बैलेंस कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही MnO2 टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn2 प्लस। इसका मुझे E1 नॉट मान लेता हूँ। इसका E0 वैल्यू मुझे 1.51 वोल्ट दिया है, इसका E0 वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1.23 वोल्ट, और मुझे जिसका चाहिए वो है MnO4 माइनस चेंजिंग इनटू MnO2। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +4 है, तो +7 से +4 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हट के काम करेंगे, कंसेप्ट वही लगाना है। कैन यू चेक कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। इसका मैं E सिंपली E0 मान लेता हूं, तो एक तरह से E1 ये हो गया, E2 ये हो गया, E ये हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो E होगा वो सेकेंड और थर्ड रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 हो गई, N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3, और E1 की वैल्यू हो गई 1.23 वोल्ट, और E की वैल्यू मैं कुछ X मान लेता हूँ, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना जो रिएक्शन उसका E दिया हुआ है 1.51 वोल्ट। तो कैन बी अप्लाई 1.51 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.23 प्लस 3 इंटू X अपॉन 2 प्लस 3। जस्ट इन दोनों के कॉम्बो से आया। तो इसका जो E होगा वो N1 इंटू E1 प्लस N2 इंटू E2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, 2 प्लस 3, ये लगा देंगे। यहाँ से X की वैल्यू आपकी 1.7 वोल्ट आ जाएगी, इजी। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हमें कंबाइंड रिएक्शन का E दिया होता है और एक सेपरेट रिएक्शन का E निकालना होता है, राइट। तो चलिए एक ऐसी ही प्रॉब्लम और करते हैं जिसके अंदर दो रिएक्शंस को क्लब करके एक नया रिएक्शन बना के उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं और उसके बाद ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर +2 कॉपर का SRP दिया हुआ है, कॉपर प्लस से कॉपर का SRP दिया हुआ है, और हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है, राइट। तो एक तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है डिस्प्रोपोर्शनेट एंड कॉपर प्रोपोर्शनेट, यानी कॉपर प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होना पॉसिबल है या नहीं है, या कॉपर एंड कॉपर 2 प्लस का कॉम प्रोपोर्शनेशन होना पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं पहले रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। देखिए कॉपर का डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या हुआ कि कॉपर का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है रिएक्शन में, और जो कॉम प्रोपोर्शनेशन होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन की उल्टी रिएक्शन होती है, राइट। तो अगर मैं इस रिएक्शन का E0 निकाल लूँ और अगर वो E0 पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये रिएक्शन फीजिबल हो जाएगी। इसका मतलब कॉपर प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी, और अगर ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी तो इसकी बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले इस रिएक्शन का E0 निकालते हैं। अब इस रिएक्शन का E0 निकालने के लिए मुझे एक E0 चाहिए कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस, जो हमें नहीं दिया हुआ है। 2 प्लस से 0 दिया है, प्लस से 0 दिया है, लेकिन हमें 2 प्लस से प्लस या प्लस से 2 प्लस नहीं दिया हुआ है, तो मैं निकालूंगा। तो मैं एक बार जो गिवन वैल्यूज हैं E0 की उसके लिए करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लिख लेता हूँ। लाइक मुझे दिया है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Cu, इसके लिए E0 का वैल्यू 0.337 वोल्ट, एंड ये भी दिया हुआ है Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Cu, इसका E0 वैल्यू है 0.526। और मुझे किस रिएक्शन का E0 चाहिए? मुझे चाहिए है कॉपर +2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर प्लस, मुझे इसका E0 चाहिए। तो अब मैं तीनों रिएक्शंस शुरू की दो रिएक्शंस की हेल्प से थर्ड रिएक्शन का E0 निकालने की कोशिश करूंगा।
तो कैसे हो सकता है, यदि मैं इन दो रिएक्शंस को ऐड करूं तो Cu प्लस कैंसिल हो जाएगा एंड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu, यानी फर्स्ट रिएक्शन का E0 मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड और थर्ड रिएक्शन को ऐड करोगे तो फर्स्ट रिएक्शन मिल जाएगी, यानी कि इसको सिंपली मैं x मान लेता हूँ। ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया, ये आपका E1 हो गया E1 और ये आपका E2 हो गया। तो नाउ आई कैन राइट E0 जो कि 0.337 है इज इक्वल टू N1 E1 1 इंटू 0.526 प्लस 1 इंटू ई एक्स की, इसकी वैल्यू x है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो 0.148 वोल्ट आ जाता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है Cu+2 से Cu+ में कन्वर्जन की, उसका E0 0.148 वोल्ट आ गया। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। जो मेरी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कॉपर आयन की वो ये है, यानी इसका इस रिएक्शन का अगर मैं E0 निकालूं तो इट विल बी E0 ऑफ Cu+ से Cu प्लस E0 ऑफ Cu+ से Cu2+। चेक करते हैं। अब जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा Cu+ से Cu से Cu, ये वैल्यू है 0.526 वोल्ट प्लस E0 ऑफ Cu+ से Cu2+, यहाँ मैंने निकाला है Cu2+ से Cu+, और मुझे इसका उल्टा चाहिए प्लस से 2+ के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.148 वोल्ट। तो इसमें अगर मैं -0.148 लिख दूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, जो बता रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए जो E0 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फीजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख लिया, इसमें मैंने इन दोनों का, इस कॉम्बो का और इस कॉम्बो का E0 वैल्यू निकाल लिया। एक मुझे नहीं पता था तो मैंने कैलकुलेशन करके निकाल लिया और फिर इसमें डाल दिया। इस रिएक्शन का E0 इज इक्वल टू E0 ऑफ कॉपर प्लस से Cu2+ प्लस कॉपर प्लस से कॉपर, यानी कॉपर आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड कॉपर प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऐड किया और ये पॉजिटिव मिला। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, और अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इट मींस Cu+ विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो बी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि या तो ये रिएक्शन फीजिबल होगी या इसकी उल्टी रिएक्शन फीजिबल होगी। क्योंकि ये फीजिबल हो रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। पार्ट सी देखें। E0 ऑफ Cu से Cu2+, इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू रखनी पड़ेगी। Cu से Cu2+ है -0.337 प्लस Cu+ से Cu ये है प्लस 0.526 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। ये दिख रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो योर करेक्ट आंसर इज ए एंड सी बोथ। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसके अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जिसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि कौन किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए करते हैं। सभी इलेक्ट्रोड का SRP वैल्यू हम मुझे पता है। अब मैं ऑप्शंस के हिसाब से चेक करूंगा कि क्या करेक्ट है क्या नहीं। पहला ऑप्शन है MnO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैग्नीज इज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए SRP की वैल्यू, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करूं, SRP की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। यानी जिस इलेक्ट्रोड का SRP वैल्यू हाईएस्ट होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका SRP लीस्ट होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो चेक करें। परमैंगनेट से मैंगनीज का, इसका जो SRP वैल्यू है 1.5 है और ये 1.5 वैल्यू हाईएस्ट है चारों में। इसका मतलब परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो डाउट। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज का सबसे कम है SRP वैल्यू, इसका मतलब मैग्नीज इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो वो ऑप्शन बी कैसे करेंगे, E0 ऑफ
Sn+4 से Sn2 प्लस E नॉट ऑफ I माइनस से I2। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वरना नहीं होगी। तो चेक करते हैं, Sn+4 से Sn+2 0.1 एंड I माइनस से I2 विल बी -0.5, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए -0.5, ये आ जाएगा नेगेटिव, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, और नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन पे जाइए, पार्ट सी। पार्ट सी करने के लिए मुझे ई नॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम प्लस ई नॉट ऑफ Sn+2 से Sn+4। मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम है -2.4 और Sn2 प्लस से Sn+4 ये हो जाएगा -0.1। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बहुत साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, यानी ये ऑप्शन भी नहीं आएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये भी गलत हो गया। हेयर वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए ऑलरेडी करेक्ट आ चुका है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो आपका सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कभी अगर मुझे किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करना हो तो उसकी एसआरपी वैल्यूज से कर सकते हैं, ठीक है। किसी का एसआरपी जितना ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और किसी का एसआरपी जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने सीखा है कि जब कभी दो या दो से अधिक रिएक्शंस को कंबाइन कर देते हैं तो उनका नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के हेल्प से किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर कैसे कंपेयर करते हैं, राइट। अगले सेक्शन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करेंगे, और वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो डोंट मिस दैट लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।